हेलो स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल से हम जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज में ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर शुरू कर रहे हैं। और आप जैसे जानते हैं कि हमारा चैनल डिफरेंट सीरीज निकालता रहता है, तो जो हमारी नोट सीरीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के नोट्स के एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। मीन्स एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है टॉपिक वाइज, और वो नोट्स भी एग्ज़ाम क्वेश्चंस पर आधारित हैं। मीन्स अगर आप उनको पढ़ते हो, उनको देखते हो, उनके एक्सप्लेनेशंस को, तो समझिए आपके सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं। और ये हमारी चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ का हिस्सा है, जहाँ पे हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन कोशिश करते हैं कि हम एक्सप्लेन करें, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। वीडियो लेंदी होते हैं, बट यू आर ए स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न एंड आई हैव टू टीच। वी कैन नॉट फिनिश 10 to 12 पेजेज चैप्टर विद इन 8 minutes 10 minutes। ओके, सो दिस चैनल हैज़ अ ट्रेंड और हम उसे फॉलो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट इज़ गिवन इन द बुक इन द टेक्स्ट मैटर्स। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे अगर हम देखें तो जनरली आपने देखा होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में डिवाइडेड है। कोई भी इकोनॉमी होती है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग है, और टर्सरी में आपकी सर्विसेज आ जाती हैं। तो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन जीडीपी में काफ़ी कम है, मतलब बिलो, या आप कह सकते हैं 70% के आसपास है। लेकिन सर्विसेज सेक्टर तो 54% के भी अबव जा चुकी हैं। लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो अभी 27% के आसपास है। लेकिन अगर देखा जाए वर्ल्ड में तो 30% के अबव जो शेयर होता है एडवांस्ड इकोनॉमीज़ का है, उससे बिलो है ये, मतलब बिलो। और इसका 60% के अबव है, तो ये भी बिलो है। लेकिन जो एवरेज कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड में एग्रीकल्चर सेक्टर का है वो है लगभग 6.4%। उससे हमारे देश में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है इकोनॉमी में, लेकिन कंपैरेटिवली इनके काफ़ी कम है। लेकिन येट मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी अगर हम सारी एम्प्लॉयमेंट्स को गिनते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर गिव्स द हाइएस्ट एम्प्लॉयमेंट, दिस द लोवेस्ट, और इसे हम बीच में रख सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है। सो लेट्स प्रोसीड व्हाट इज गिवन इन द बुक। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री एंड 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। 2/3 का मतलब आप समझते हैं, लगभग 67% के लगभग लोग हमारे यहाँ आउट ऑफ 100 एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, जो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी एक्टिविटी है ये, विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। और ये इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? फूड प्रोड्यूस करता है। बिसाइड्स फूड ग्रेन्स के अलावा इट आल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे इकोनॉमिक्स में कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, उन सेक्टर्स में ऐसी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। सो दे प्रोड्यूस फूड आल्सो एंड रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़। नाउ कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल? अरे क्यों नहीं, आप ब्रेड खाते हो, यानी कि बेकरी, निश्चित ही से वीट की आवश्यकता पड़ती होगी, तो उसे एग्रीकल्चर सेक्टर से ही तो मिलेगा ना। आप बिस्किट इंडस्ट्री ले सकते हो, जो डिफरेंट टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। अब देखिए, आप चिप्स खाते हैं जो आलू से बनते हैं, आलू एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। एनीवे, मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एट्सेट्रा आर आल्सो एक्सपोर्टेड। और इन सब का जो प्रोडक्शन होता है उसे एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी अर्न की जाती है। और इस ट्यूटोरियल में हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग को ही कवर करेंगे, बाकी पार्ट अगले ट्यूटोरियल्स में आपको मिलेगा। नाउ टाइप्स ऑफ फार्मिंग। खेती के कितने प्रकार हैं, कृषि के कितने प्रकार हैं, किस तरह से, कितने प्रकार से कृषि की जाती है। एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री में क्यों, लगभग हर जगह एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है, और शुरू में हजारों साल से मनुष्य इसे करता चला आ रहा है। यानी कि उसे पेट भरना है तो या तो वो मीट पे डिपेंड करे जानवरों के, और या फिर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे डिपेंड करे। ओवर दीज ईयर्स, इन सालों में कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड। लेकिन जब एग्रीकल्चरल की शुरुआत की होगी आदि मानव ने, मनुष्य ने, तो उस टाइम के साथ साथ आप जानते हैं इनोवेशंस होते हैं, तो चेंजेस आए हैं डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। तो एग्रीकल्चरल और कैसे की जाती है, उसका टाइप इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ तकनीकी ज्ञान कितना है, कितना लोग टेक्नोलॉजी को जानते हैं, अडॉप्ट करते हैं। एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस भी डिपेंड करती हैं कि वहाँ का सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल कैसा है। अब देखिए, इंडिया में तो कई तीज त्यौहार हिंदूज़ में ऐसे भी हैं जिनमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का यूज़ होता है। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल टाइप। देखिए, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जीवन निर्वहन, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए जीवन निर्वहन कृषि। और कॉमर्शियल टाइप का मतलब ये है कि हम ज़मीन में, यानी कि सॉइल पर क्रॉप उगाते हैं,
कल्टीवेशन के माध्यम से, दैट इज़ एग्रीकल्चर के थ्रू, और उसे बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। तो कॉमर्शियल टाइप यानी कि वाणिज्यिक कृषि, नकदी फसलें हम वहाँ बोलते हैं, कैश क्रॉप्स। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड। अब भारत में जो फार्मिंग सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है यानी कि लोग कृषि करते हैं, उनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया। सबसे पहले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब सबसे पुराने समय के जो तरीके हैं उनको अडॉप्ट करते हैं, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के तहत आएगा। यानी प्राचीन काल से जो जीवन निर्वहन की कृषि है कि आदमी का बस जीवन चल सके, उसका पेट भर सके, उसका परिवार को खाद्यान्न की कमी ना हो, वो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जीवन निर्वहन कृषि। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन पॉकेट्स ऑफ इंडिया। पॉकेट्स मतलब क्षेत्रों में, जगहों में, इंडिया में कुछ जगहों पे अभी भी ये तरीके अपनाए जाते हैं। यानी बहुत ही नेचुरल वे है कृषि करने का। हालांकि कृषि तो खुद ही नेचुरल है, लेकिन फिर भी पुराने समय में जब आपके पास कुछ भी ना हो तो जो कुछ भी आपके पास इम्प्लीमेंट्स हैं उन सब का ही प्रयोग करके ये कृषि की जाती थी। और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर ये प्रैक्टिस की जाती है, और विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, यानी पुराने समय के आदिकाल से चले आ रहे हैं। क्योंकि हम कितने भी इनोवेटिव हो जाएं, कितने भी हम एडवांस्ड युग में पहुंच जाएं, लेकिन देखिए अभी भी आपको घड़े मिल जाते हैं, अभी भी कुल्हड़ में चाय मिल जाती है, अभी भी लोग लोहे के तवे पे खाना पकाते हैं, चूल्हा भी आपको देखने को मिल जाएगा। और खेतों में जाएंगे तो आपको फावड़े मिल जाएंगे, कुदाल मिल जाएंगी, हंसिया मिल जाएगी, खुरपी मिल जाएगी, आपको बेलचे मिल जाएंगे, दाव मिल जाएंगे। अरे ये आज के नहीं हैं, ये बहुत बहुत पुराने समय से शुरू की खोजों में शामिल हैं। तो ये हो गए आपके प्रिमिटिव टूल्स, जैसे हो है, दाव है, और डिगिंग स्टिक्स होती हैं। और आज भी कुछ नहीं मिलता ज़मीन में तो हम एक छड़ी लेते हैं और खोदना शुरू कर देते हैं। बच्चों को देखिए करते हैं, खोद खोद के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर, और परिवार के लोग या फिर कई परिवार के लोग मिलकर आपस में लेबर को शेयर कर लेते हैं कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं और उस दिन खेत में 7 लोगों की ज़रूरत है तो दूसरे परिवार से ले लिए 2 लोग, इनके यहाँ इन्होंने मदद कर दी, कम्युनिटी लेबर शेयर। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। लेकिन अब देखिए जो भी नेचुरल तरीके से जो भी कुछ भी उनके पास अवेलेबल है, कुछ भी उन्हें नया नहीं करना है, तो उसमें अब पानी कहाँ से मिलेगा? अगर वो नदी किनारे रह रहे हैं तो भी दिक्कत है, या तो फिर वो वहाँ से पानी के लिए चैनल बनाएं। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है मानसून सीजन में ऊपर से पानी बरसेगा। और फर्टिलिटी कहाँ से मिलेगी? नेचुरल फर्टिलिटी। भाई केमिकल फर्टिलाइजर्स तो उन्हें यूज़ नहीं करने हैं, तो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी यूज़ होती है, और सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन। तो जो इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, छोटे छोटे पैचेस पे खेती की जाती है, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी यूज़ होती है, और बहुत कुछ डिपेंड करता है क्रॉप का प्रोडक्शन इन्वायरमेंटल कंडीशन में, जिसमें कि मानसून शामिल है। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न, इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। मतलब स्लैश काटो, बर्न चलाओ। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, फार्मर्स क्या करते हैं कि ज़मीन के एक टुकड़े को साफ करते हैं, इसी प्रकार से स्लैश एंड बर्न जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स, उसमें सीरियल्स और फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, यानी अनाज का प्रोडक्शन करते हैं। एंड सस्टेन देयर फैमिली, और अपनी फैमिली के जीवन का निर्वहन की व्यवस्था करते हैं। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, हालांकि कुछ लोग कहते हैं सर आप संस्कृत भी पढ़ाते हैं क्या? अरे भाई इतनी हिंदी तो सबको आनी चाहिए, आखिर आप हिंदी भी तो पढ़ते हैं ना। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, जब सॉइल फर्टिलिटी कम होने लगती है। अब सीधी सी बात है, आप किसी पैच ऑफ लैंड पे लगातार 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल अगर आप कृषि करोगे और ऊपर से कोई फर्टिलाइज़र आप डाल नहीं रहे हो, तो निश्चित है उसकी फर्टिलिटी कम होगी। फिर आपको उसको छोड़ना पड़ेगा 2-3 साल, तो फर्टिलिटी रिगेन हो जाएगी। तो व्हेन द फर्टिलिटी डिक्रीजेज द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड। कितना आसान तरीका है, उस ज़मीन के टुकड़े को छोड़ा, आगे बढ़े, फिर नई ज़मीन के टुकड़े पर पैच ऑफ लैंड पे इसी प्रकार से उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करी। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग, इससे शिफ्टिंग होती है, इधर से इधर शिफ्ट कर गए, इधर से आगे शिफ्ट कर गए, इसलिए इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। दिस शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इससे जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो रिप्लेनिश हो जाती है, पुनः उसको मिल जाती है, दोबारा गेन हो जाती है, और आगे बढ़ के फिर वो वापस लौट सकते हैं और फिर यहाँ पे कृषि कर सकते हैं। बड़ी मेहनत का काम है ना, बिल्कुल। और अनसर्टेनिटी भी रहती है, पानी नहीं बरसा तो क्या होगा। थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, मतलब वही जो फर्टिलिटी गेन होती है वो नेचुरल तरीके से होती है, हम उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करते इस प्रकार के एग्रीकल्चर में। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर लो, निश्चित है कि प्रोडक्टिविटी तो लो होगी, एज द फार्मर डज नॉट यूज़ फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स, क्योंकि फार्मर जो हैं फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते, और जो मॉडर्न इनपुट्स हैं यानी कि बीजों के नए जो इनोवेटिव बीट्स हैं, हाइल्डिंग वैराइटीज़ यूज़ नहीं होती हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं होते हैं, और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा, क्योंकि बीमारियाँ भी लगती हैं फसलों को। तो जो कुछ इतना कुछ बचने के बाद मिल जाता है वही उनको मिलता है इस तरह के कृषि में। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग क्षेत्रों में भारत के अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, दुनिया में भी। भाई जब प्रिमिटिव है तो लगभग हर जगह एक खेती होती रही होगी,
तो अलग अलग नाम से जानते हैं। इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में झूमिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। जैसे असम है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है ना, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। पामोलो इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट, याद कर लीजिए। अब छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो दीपा कहलाता है यहाँ पे। झूमिंग बहुत ही फेमस है। झूमिंग यानी कि यही जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। द स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, कोनुको इन वेनेजुएला में यानी कोनुको मिल्पा, रोका ब्राज़ील में, मैसोल सेंट्रल अफ्रीका में, लदांग इंडोनेशिया में, और रे वियतनाम में। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार। तो हमारे यहाँ बेवार या दहिया यानी कि बेवार या दहिया कहा जाता है मध्य प्रदेश में, पोडू कहा जाता है या पेंदा कहा जाता है आंध्र प्रदेश में, और पामादाबी कहा जाता है या कोमन कहा जाता है या ब्रिंगा कहा जाता है उड़ीसा में, कुमारी कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स में, वोल्रे कहा और या वोल्ट्रे ये साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, खिल हिमालयन बेल्ट में, और कुरुवा झारखंड में, और झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अब यहाँ पे केस स्टडी दी गई है, यानी रिंझा लिव्ड इन अ फैमिली इन अ स्मॉल विलेज एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ दीफू इन असम। तो दीफू इन असम में वो रहता है, या लड़की समझ लीजिए, लड़का लड़की है, सी लिखा ना। सी एंजॉयज वॉचिंग हर फैमिली मेम्बर्स क्लियरिंग। छोटी है तो अपने परिवार को देखती है कि वो क्लियर करते हैं, काटते हैं, मतलब बर्न करते हैं, फिर उसके बाद पैच ऑफ लैंड को, और उसके बाद सी ऑफन हेल्प्स देम इन इरिगेटिंग द फील्ड्स। और जब उसकी सिंचाई होती है उन पैचेज ऑफ लैंड की, तो उसमें मदद करती है विद वाटर रनिंग थ्रू ए बम्बू कैनाल। अब देखिए मैंने बताया था ना कि भाई कैसे जाएगा पानी, तो लोग क्या करते हैं, बम्बू अंदर से खोखला होता है तो उसको जोड़ जोड़ के पानी को लेके जाते हैं, यानी इरिगेशन थ्रू बम्बू। तो बम्बू कनाल का यूज़ करके वो नियर बाई स्प्रिंग से पानी लेके आते हैं। सी लव्स द सराउंडिंग्स, उसे बहुत सराउंडिंग्स बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ग्रीनरी होती है ना चारों तरफ, एंड वांट्स टू स्टे हेयर एज लॉन्ग एज, वो सोचती है कि जीवन भर मैं यहीं पे रहूँ इसी नेचुरल सीनरी के बीच में। बट दिस लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। लेकिन उसे पता नहीं है कि फर्टिलिटी कम हो रही है और उसका परिवार आगे मूव कर जाएगा। एंड अ फैमिली सर्च फॉर फ्रेश अ पैच ऑफ लैंड इन द नेक्स्ट सीजन। तो अगले सीजन में दूसरे पैच ऑफ लैंड चले जाएंगे, उसको वहाँ का सराउंडिंग छोड़ना पड़ेगा। थोड़ी बड़ी होती ना जनजाति की, किस प्रकार से होता है, क्योंकि उसके ही जीवन काल में वो लोग अब जैसे आगे मूव कर जाएंगे तो उसे पता रहेगा कि हाँ इसमें मूवमेंट भी होता है, शिफ्टिंग होती है एग्रीकल्चर की, पैचेज ऑफ लैंड की। सो कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंजास फैमिलीज इंगेज इन। अरे आप तो बता ही देंगे, स्लैश एंड बर्न या झूमिंग, या आप प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आप बता दोगे। कैन यू इनलिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग। अरे भाई क्यों नहीं, देखिए हमने सीरियल्स हमने पढ़े थे है ना, फूड क्रॉप्स, तो इसमें जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, सब्जियां भी उगाई जाती हैं। ऐसा नहीं है, राइस भी हो जाता है, अब तो वीट भी उगाया जाता है। तो जो भी भोजन के लिए ज़रूरी है वो उगाया जाता है। और अब तो कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स भी लोग उगाने लगे हैं, क्योंकि देखिए जो भी ट्राइबल पीपल हैं उनका भी अब कॉन्टेक्ट होता है, मार्केट में वो लोग सामान बेचते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी सघन जीवन निर्वहन कृषि, तो इसमें भी लोग अपने फैमिली के लिए और अपने परिवार के लिए फूड प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इंटेंसिव होता है। इंटेंसिव का मतलब होता है कि पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है, और ये भी मान लीजिए कि ज़मीन के जो पैचेज ऑफ लैंड हैं वो शिफ्टिंग तो नहीं होती, लेकिन उनकी जोत भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, लैंड होल्डिंग्स कम हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन पॉपुलेशन प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो लार्ज प्रोडक्शन, हाई ईल्ड लेने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो लैंड पे जहाँ पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है, जैसे जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह हो गया, केरला हो गया, है ना, अब वहाँ पे पॉपुलेशन कम एरिया में ज़्यादा है और प्रोडक्शन चाहिए वहाँ के लोगों के भोजन की पूर्ति करने के लिए। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, पॉपुलेशन प्रेशर की बात हो गई। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, तो वहाँ पे बायोकेमिकल इनपुट्स यानी फर्टिलाइजर्स या मिनरल्स या जो भी इनपुट्स हैं खेत में जो डाले जाते हैं उनको यूज़ करते हैं, और इरिगेशन आर यूज्ड, और सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता है हायर प्रोडक्शन के लिए, पॉपुलेशन प्रेशर से कोप अप करने के लिए। कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस। तो मैंने बता दिया, वेस्ट बंगाल है, केरला है, आंध्र प्रदेश भी ले सकते हो। दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि भाई आपके फादर हैं, उनके पास मान लीजिए 10 बीघा ज़मीन है, अब उनके 5 बच्चे हैं, या मैं और कम कर देता हूँ क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार कहा जाता है ना आजकल, 2 है मान लीजिए, तो अब वो ज़मीन बटेगी, 5 बीघा हो जाएगी। अब इनके भी 2 बच्चे हो गए तो आगे चल के 2.5 बीघा हो जाएगी। तो इसे राइट ऑफ इनहेरिटेंस की, उन्हें अपने पूर्वजों से, अपने पेरेंट्स से ज़मीन मिलती है, इनहेरिट करते हैं वो, और इसी की वजह से इनकी जोत जो है ना, लैंड होल्डिंग छोटी होती चली जा रही है। तो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड, यानी लैंड का डिवीजन हो रहा है।
अमंग सक्सेसिव जनरेशंस, आगे की आने वाली पीढ़ियों में, हैज़ रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल। तो जो लैंड होल्डिंग साइज है उसे अनइकोनॉमिकल बना दिया गया है। यानी जो आप 10 बीघा पे प्रोडक्शन ले सकोगे एक साथ, बड़ी सी फील्ड है और उसमें अब छोटी छोटी फील्ड में खेती करना और उसमें से अन्न उपजाना, तो निश्चित है कि यहाँ ज़्यादा लाभप्रद होगा, तो अनइकोनॉमिकल यहाँ होगा। तो द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट, लेकिन उसमें से भी मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश होती है उस लिमिटेड लैंड में, क्योंकि उनके पास और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है। उन्हें यहीं से उत्पादन करना है और यहीं से जो पैसा बनेगा उससे अपने जीवन को चलाना है और फूड स्टफ जो होगा उसको भी यूज़ करना है। तो यहाँ भी लाइवलीहुड वाली बात है और उधर भी लाइवलीहुड वाली बात थी। दैट इज़ वाई सब्सिस्टेंस इसके साथ जुड़ा हुआ है। दस देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। इस वजह से एग्रीकल्चर लैंड पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है कि छोटी सी भूमि है, लैंड होल्डिंग साइज, और इस पर उत्पादन ज़्यादा लेना है। दिस इज़ द प्रेशर ऑन लैंड। ये प्रेशर होता है पॉपुलेशन के कारण। कॉमर्शियल फार्मिंग, अब यहाँ पे जो फसल उगाई जाएगी यानी वाणिज्यिक कृषि, उसको बेचकर मार्केट में पैसा भी कमाया जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ भी तो हम कर सकते हैं, लेकिन जनरली उसका मकसद होता है कि हम सब्सिस्टेंस के लिए उत्पादन करते हैं, बच गया तो बेच दिया। लेकिन यहाँ पर शुरू से ही मकसद होता है कि वी हैव टू अर्न मनी थ्रू दी प्रोडक्शन ऑफ such crops. The main characteristics of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs. अब भाई आपको अपने लिए तो यूज़ करना नहीं है, बेचना है, तो क्वालिटी प्रोडक्ट, तो इसके लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ की जाती हैं जिनसे कि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। यहाँ भी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, क्योंकि वो पूरी की पूरी मार्केट के लिए तैयार की जाती हैं। तो कीटनाशक और जो पेस्टिसाइड्स की उनमें बीमारियां ना लगें, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। द डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि वो बेचते हैं उन्हें पैसा भी मिलता है तो पैसा लगा सकते हैं, और यहाँ बेचारे जो है वो अपना खा ही जाते हैं, पूरा फैमिली कंजम्पशन हो जाता है। थोड़ा बहुत बेचते हैं तो अगले सीजन के लिए उस पैसे को यूज़ करना है कृषि के लिए। लोग कहते भी हैं कि कुछ बच नहीं पाता, लेकिन ज़मीन को ऐसे छोड़ते बनता भी नहीं है ना। भाई देखिए, मैं तो रहा हूँ ग्रामीण इलाकों में और अभी भी मैं रह रहा हूँ, तो आई नो ना दीज थिंग्स वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो एग्रीकल्चर का जो कॉमर्शलाइजेशन है, मतलब कि जहाँ पे कॉमर्शियल फसलें बोई जाती हैं, वो भी रीजन टू रीजन डिफर करता है। फॉर एग्जांपल, राइस इज़ कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा। अब जैसे हरियाणा में कॉमर्शियल क्रॉप है राइस, और पंजाब में भी है, मतलब वहाँ पे लोग गेहूँ ज़्यादा खाते हैं, लेकिन जो राइस का प्रोडक्शन होता है वो बेच देते हैं मार्केट में। बट इन उड़ीसा इट इज़ सब्सिस्टेंस क्रॉप। लेकिन उड़ीसा में देखिए करीबी है थोड़ा, मैं देखिए वहाँ की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट ट्राइबल पीपल ज़्यादा हैं और दैट इज़ वाई। और देखिए ट्राइबल पीपल ज़्यादा हैं तो यहाँ पे सब्सिस्टेंस, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस यानी कि जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी फॉलो होती है। तो वहाँ पे लोग राइस का उपयोग करते हैं अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए। अरे हमें उत्तर प्रदेश का भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ भी लोग उत्पादन करते हैं फैमिली कंजम्पशन के लिए, लेकिन बड़े बड़े किसान हैं जो बेचते भी हैं। अभी क्रॉपिंग पैटर्न तो भाई हम लेंगे अगले ट्यूटोरियल में, ठीक है। और ये नीचे क्वेश्चन भी दिया गया है, कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप्स विच में बी कॉमर्शियल इन वन रीजन। भाई इसे आप खुद ही ढूंढिए, और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बता दूंगा आपको। तो हम एक बार फिर बता देते हैं कि नोट सीरीज़ वीडियोस आप हमारे ज़रूर देखिए और 100% मार्क्स स्कोर करिए, जो कि हमारे स्टूडेंट्स करते रहे हैं। और बहुत जल्द हम एक समरी सीरीज़ भी लेके आएंगे सारे चैप्टर्स की, जिसमें आई विल कम लाइव आल्सो एंड वुड बी टॉकिंग टू यू। और अपने जो क्वेरीज हैं उन्हें पुटअप करिए, आप कमेंट के जरिए, ईमेल कर सकते हो, और हम हर नए वीडियो में एक डेडिकेटेड वीडियोज़ की सीरीज़ भी निकालने वाले हैं बहुत जल्द। पहले वही आएगी जिसमें हम जो हमारे व्यूवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्वेरीज को लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। योर अजीत सर सेज यू गुड बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन, स्टडी वेल एंड टेक केयर।